तो हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर की, जो कि हमारा चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके दो पार्ट मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। देखो, दो पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और आपके मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। इतना कुछ पढ़ा। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कि आखिर मैनेजमेंट की प्रिंसिपल क्यों जरूरी है, ये सब कुछ हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हमने देखा हेनरी फ्यूल जी कौन थे, इन्होंने क्या योगदान दिया। इसके अलावा इनके 14 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल हम लोग पार्ट ए में यानी पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 में यानी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 प्रिंसिपल्स की, यानी 6 और 4 हम पढ़ चुके हैं, टोटल 10, और जो बचे हुए 4 प्रिंसिपल रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रिंसिपल के साथ। पहला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सबको एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है। देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिवीजन हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। सबका अपना अपना पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए, और वो जो पर्टिकुलर प्लान है सबके, उन सबको एक समान डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो कि अपनी डायरेक्शन है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट बनाए हैं उन सब का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो जरा हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा रीड करते हैं। जो कि आपके एग्जाम्पल आपको साइड में दिख रहा है, वही एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके 3 प्रकार के डिपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स, फिर आपको मेडिसिन, और फिर आपको कॉन्फेक्शनरी आइटम्स। ये 3 प्रकार के डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये 3 डिवीजन दिख रहे हैं। अब देखो, तीनों, जैसे कॉस्मेटिक्स है तो अपना मार्केट है, अपने प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ टोटली तरीके से अलग है। ऐसे ही ये बाकी बचे हुए मेडिसिन और ये दोनों अपने अपने अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ अलग मार्केटिंग है, सब कुछ अलग काम है। तो इन्हें क्या करना है, अपने अपने इनके प्लान होने चाहिए और अपने हिसाब से इनका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए। ठीक, इनके डिपार्टमेंट के अपने खुद के प्लान। लेकिन अगर तीनों के प्लान को हम लोग जोड़ें तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे टोटल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल, वो हमारा अचीव होना चाहिए। देखो हम लोग आगे भी रीड कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को ही पहले रीड कर लेते हैं। तो ईच प्रोडक्ट हैज इट्स ओन मार्केट एंड इट्स ओन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना मार्केट है, अपना अपना बिजनेस एनवायरनमेंट है। ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट। हर एक डिवीजन अपना अपना टारगेट को प्लान करेगी। And every employee of that division must put his efforts towards the achievement of plan of their division under the direction of one head only. On no account should the working of different departments overlap. तो आपको क्या करना है, जो भी वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, उन्हें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में समझना है, और जो उनके डिपार्टमेंट का प्लान है उस प्लान को अचीव करने के लिए इन्हें वर्क करना है, बाकी के अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचना। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो वैसे ही हमारा अचीव हो जाएगा। जरा हम लोग प्रिंसिपल को भी रीड कर लेते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब देखो इसमें एक जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। एक यूनिट एक प्लान होना चाहिए, यही है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, दैट इज द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड वन डायरेक्शन, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो सभी एम्प्लॉइज, सभी वर्कर्स, सभी मेंबर्स जो भी काम कर रहे हैं, सभी को किस साइड जाना है, आपको एक डायरेक्शन की तरफ जाना है, और वो डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी, वो होगी आपकी कॉमन गोल यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड, अगर ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं तो पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, और ईच डिपार्टमेंट एंड ए ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव 1 हेड एंड 1 प्लान ओनली। तो इससे होगा क्या, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी ग्रुप हैं, उन सभी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो 1 हेड 1 प्लान ये आपका वर्क करेगा। तो आपको ध्यान रखना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मेन लाइन कौन सी ध्यान रखनी है, 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान।
ठीक, तो ये लाइन जरूर याद रखना, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा वो भी इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज मत होना। चलो, तो हम लोग इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट, सबसे पहला अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हम वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि एक यूनिट का एक प्लान है, तो प्लान अचीव होगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। सेकेंड, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज गेट्स यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। तो जितने भी इंप्लॉइज हैं उन सभी के एफर्ट्स एक डायरेक्शन में जाएंगे आपके। नेक्स्ट, आपके इसके वायोलेशन, कि अगर बाई चांस ये प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं करते हो तो क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला पॉइंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी, क्योंकि आपका प्लान के बारे में सोच ही नहीं रहे, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। फिर वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर अलग अलग डायरेक्शंस में काम करोगे तो एक तो एफर्ट्स वेस्ट होंगे, दूसरा रिसोर्सेज आपके वेस्ट होंगे, तीसरा आपका डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो, तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा आज के दिन का, यानी सिक्स्थ प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल हमारे टोटल हो चुके हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक प्रकार से आप ट्रांसफर कह सकते हो, ठीक। तो ट्रांसफर आपको करना है, किस में ट्रांसफर करना है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसे आपको कन्वर्ट करना है, किसमें? जनरल इंटरेस्ट में। अब बात करते हैं एक कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या है, ये जनरल इंटरेस्ट क्या है, दोनों की बात करते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी एक पर्सन का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए गया। मैं क्यों गया हूं काम करने के लिए? क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे और कुछ भी मतलब नहीं है। वैसे ही कुछ और भी इंप्लॉइज आते हैं, वो क्या सोचते हैं, यार दिन भर कैसे ना कैसे गुजारा करो, पैसे मिले, बात खत्म। कोई भी ये नहीं सोचता कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी नहीं सोचता। बहुत कम ही लोग हैं जो वाकई मेहनत करने के लिए जाते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, जो भी एक पर्टिकुलर इंसान अपने फायदे के बारे में सोचना है, उसे हमें कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एक जनरल इंटरेस्ट में। जनरल इंटरेस्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके यहाँ पर गिवन है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने अपने रिश्तेदार को ही ऑर्डर दिया। अब रिश्तेदार को ऑर्डर करेगा तो जनरली क्या होगा, महंगी प्राइस पर परचेस करेगा, क्योंकि उसका पर्सनल लॉस तो है नहीं, लॉस किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का। और महंगी प्राइस पर ऑर्डर करेगा तो जो उसके रिश्तेदार है उनका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो वो इंडिविजुअल अपने बारे में सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। ये क्या कर रहा है, वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है। तो आपको जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो इंसान अपने बारे में सोच रहा है, उसे आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एक जनरल इंटरेस्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में। अब आप कैसे करोगे? मोटिवेशन करके, सब चीज़ों का ध्यान रखें, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, और बेटर लीडरशिप करके, ये सब करके आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं। पहले तो ये है क्या प्रिंसिपल, वो रीड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो आपका आगे होना चाहिए, किससे? इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉइज। तो आपको क्या करना है, इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव। तो जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के सेम डायरेक्शन में है, यानी जो इंडिविजुअल चाहता है वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो, हम लोग रीड भी करते आते हैं, if the objective of individual are in the same direction of organization then there is no problem, but if the objective of both the groups are in different direction, but समस्या कहाँ होती है, जब इंडिविजुअल कुछ और सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तो क्या होता है, मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो मैनेजर को क्या करना है, रिकंसाइल करना है, चेक करना है इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, और आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो हम लोग इसके बाद, अच्छा आपको एग्जाम्पल भी सामने दिख रहा है, एग्जाम्पल भी जल्दी से रीड कर लो। बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइसेस एंड क्वालिटीज ऑफ ऑल द सप्लायर। तो रॉ मटेरियल परचेस करने से पहले आपको क्या करना है, सभी सप्लायर्स के मटेरियल को, सभी सप्लायर्स के प्राइस को चेक करना है। एंड गिव ऑर्डर टू बेस्ट, और आपको जो बेस्ट है उसे ऑर्डर करना है, ना कि रेदर देन
गिविंग ऑर्डर टू हिज रिलेटिव बाय मिसयूजिंग हिज पावर, ना कि ऐसा नहीं है कि अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदारों को रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए ऑर्डर दे दो, तो रिश्तेदारों को ऑर्डर दोगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। एक तो प्राइस वो चीज़ ज़्यादा करेगा, चार्ज करेगा, हो सकता मटेरियल भी आपको ठीक ठाक ना मिले, ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट देख लो। पॉजिटिव, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, किस किस में, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन देख लो कि अगर ये प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करें क्या नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा। दूसरा, नो एम्प्लॉइज विल सफर इन लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन के दौरान एम्प्लॉइज भी सफर कर सकते हैं इस चीज से, ठीक। तो हमारे दो प्रिंसिपल हुए। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये दोनों प्रिंसिपल थोड़े बहुत मैच कर रहे हैं, कौन कौन सा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और आपको जो इससे पहले था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो दोनों चीज अलग अलग है। यहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में 1 यूनिट मींस 1 प्लान, आपके यूनिट्स की डिवीजन की बात कर रहे थे, जबकि जो आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है यहां पर हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलो तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप थोड़े से इजी से प्रिंसिपल हैं, जो स्टार्टिंग के 2 थे आपके थोड़े से टफ थे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिमनरेशन ऑफ पर्सन। तो जो हमारा रिमनरेशन है, रिमनरेशन का मतलब होता है रिटर्न या रिवार्ड, कि बदले में क्या मिल रहा है पर्सन को। अगर इंडिविजुअल्स या आपके वर्कर्स, एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको बदले में कुछ ना कुछ तो वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें टाइम पे वेजेस मिले, टाइम पे उन्हें सैलरी मिले, उसके बाद उनको इंक्रीमेंट्स मिले, बोनस वगैरह मिले, यही सब तो चाहते हैं कौन, वर्कर्स। तो आपको क्या करना है, पहली चीज तो वर्कर्स को टाइम पे सैलरी प्रोवाइड करनी है। ध्यान रखना बहुत, क्योंकि एक अनपेड वर्कर समझते हो, जिस वर्कर को पेमेंट नहीं मिली है, एक अनपेड वर्कर अपना मैक्सिमम कभी नहीं दे पाता है। तो पहली चीज, उसे टाइम पे सैलरी पे करो। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव सैलरी पे करो। कॉम्पिटिटिव का मतलब समझते हो, जो कॉम्पिटिटर जो सैलरी पे करता है उतनी ही पे करो या उससे ज्यादा पे करो, बट कम सैलरी पे नहीं करना, क्योंकि उनके मन में एक बात यही रहेगी कि यार दूसरा इंसान तो ज़्यादा दे रहा है, आप कम पे काम करवा रहे हो। तो वो जब तक काम करेगा जब तक उसके मन में ये चीज़ रहेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का मेन ऑब्जेक्टिव सैलरी ही होता है उनका, ठीक। तो देखो जरा हम लोग रीड कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रिमनरेशन ऑफ पर्सन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो उन्हें आपको फेयरली पे करना है, कहीं कोई उनके साथ गलती नहीं करनी है, धोखाधड़ी भी नहीं करनी है। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एटलीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आपको एटलीस्ट इतना तो पे करना है उन्हें कि वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम से कम ठीक तरीके से बना के रख सकें। तो एट द सेम टाइम इट शुड बी विथ इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो आपको कंपनी की पेइंग कैपेसिटी भी देख लेनी है इसके साथ साथ। द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू, अब एक फेयर वेज कैसे डिटरमाइन करते हैं, पहली फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, कि हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी के पास पैसा है या नहीं। दूसरी चीज, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मिनिमम वेज एक्ट कितना है, जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट कहती है कि एक एम्प्लॉय अगर दिन भर काम करता है तो उसे 500 रुपये मिलने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का मिनिमम वेज एक्ट है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और तीसरा, द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स कितनी सैलरी पे कर रहे हैं उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो एग्जांपल देख लेते हैं जरा हम लोग। इन अ पर्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्नड मोर प्रॉफिट। अब अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो आपको क्या करना है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा देने के बजाय आप कुछ बोनस के तौर पे एम्प्लॉयज़ को भी पे कर सकते हो। इससे वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देंगे। तो देखो यही चीज़ आपके इसमें लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हो। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स, पहली चीज़, एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे। दूसरा, डिवोशन एंड कमिटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव्स, तो उनके डिवोशन कमिटमेंट्स दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों इंप्रूव होंगे। डिवोशन और कमिटमेंट्स तो समझते हो, उनके कमिटमेंट्स, डिवोशन का मतलब उनके अंदर के भाव, जिसे हम निष्ठा भाव भी बोल सकते हैं, भक्ति भाव भी बोल सकते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अच्छी सोच के साथ काम करेंगे। इसके बाद कुछ इसके नेगेटिव इंपैक्ट देख लेते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल हम नहीं लगाते हैं, रिमनरेशन ऑफ पर्सन, आप ना तो टाइम पे सैलरी दे रहे हो, ना आप उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हो,
तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, पहला इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉइज का टर्नओवर बढ़ते जाएगा। यहाँ पर टर्नओवर का मतलब यहाँ पर सेल्स से नहीं है, यहाँ पर टर्नओवर का मतलब है कि उनके ऊपर भार बढ़ता जाएगा। वो हमेशा यही बात सोचें कि यार हो सकता हमें सैलरी मिले या ना मिले, यार हो सकता है इस बार हमें और कम सैलरी मिले। जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो एम्प्लॉयज़ का माइंड और ये समझ लो खराब होते आता है, तो वो अपना फुल नहीं दे पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब वो अपनी पूरी मेहनत से काम नहीं करते हैं। इसके बाद डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ आपके एक तो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, दूसरी चीज़ डीमोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट नहीं रहेंगे। चलो ईजी प्रिंसिपल था। एट्थ प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। 2 प्रिंसिपल हो गए हमारे आज के, 2 तो नहीं 3 प्रिंसिपल हो गए हमारे, ठीक। तो अच्छा कौन कौन से प्रिंसिपल हो गए आपको शायद याद तो होगा। तो सबसे पहला हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा आज की डेट में, जो आपको याद रखना है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 यूनिट 1 प्लान। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपको हर एक के एम्प्लॉइज वर्कर के इंटरेस्ट को किस में कन्वर्ट करना है, जनरल इंटरेस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फिर पढ़ा रिमनरेशन ऑफ पर्सन, कि पर्सनस को वर्कर्स को सैलरी टाइम पे प्रोवाइड करनी है, आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करनी है। और ये सब प्रोवाइड करते टाइम आपको ये 2-3 चीज़ें देख लेनी है, जैसे फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, गवर्नमेंट का मिनिमम वेज एट कितना है और कॉम्पिटिटर कितनी सैलरी प्रोवाइड करता है। चलो इसके बाद हम लोग 8th प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो 8th प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बात करते हैं, पहले तो मतलब समझते हैं कि यार आखिर ये सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण और डिसेंट्रलाइजेशन को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। अब ये सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जरा समझना। सपोज करो मैं स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक, आपके ही स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, पूरी की पूरी पावर मैंने अपने हाथ में ले रखी है। मैं कहता हूँ कोई भी टीचर, कोई भी क्लास टीचर, कोई भी आपका इवन क्लर्क भी, कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, कोई भी कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। सारे डिसीजन कौन लेगा, मैं खुद डिसीजन लूँगा। अब क्या होगा, अगर छोटे मोटे भी काम आते हैं तो टीचर्स किससे पूछने आएंगे, मेरे से। बाकी क्लर्क को कुछ काम पड़ा, किससे पूछने आएगा, मेरे को। क्यों, क्योंकि मैंने सेंट्रलाइजेशन कर रखा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पूरी की पूरी पावर कुछ हाथों में रहना या एक हाथों में रहना, यह आपका सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे मेन पावर मेरे हाथ में, बाकी कुछ पावर क्लास टीचर के हाथ में, कुछ पावर टीचर्स के हाथ में, कुछ पावर क्लर्क्स के हाथ में। तो ये सब आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब देखो, फ्यूल हमसे ये कहते हैं कि आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या कंपनी की बात करें तो कंपनी कोई छोटी नहीं होती, 2-4 लोग कंपनी नहीं होती है। कंपनी में एटलीस्ट 100, 150, 200 वर्कर काम करते हैं, तो मतलब काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फ्यूल हमसे ये कहते हैं कि आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना तो आपको कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करना है, ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करना है। मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का ये है कि जो कंपनी के मेन डिसीजंस हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस हैं, उन्हें तो रखना है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब उनको डिसाइड कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बाकी जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं उनके लिए क्या रखना है आपको, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ डिसीजंस आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कुछ डिसीजंस आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट ले सकता है। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों रखना है। बट अगर सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, एक छोटी सी दुकान के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 3 ही लोग हैं काम करने वाला, एक मैं मालिक, 2 मैंने नौकर रख रखे हैं। अब आप कह रहे हो सर डिसेंट्रलाइजेशन कर दूं, क्या मजा आएगा, बेटा नौकर आपकी दुकान उठा के भाग जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो वहां सेंट्रलाइजेशन करना ही करना है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो वहां सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही होना चाहिए आपका। चलो तो हम लोग रीड कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो लिखा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो भी लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू फ्यूल, यहां से ध्यान रखना, कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करना है, ना पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड। तो बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है। एग्जाम्पल देख लो, पंचायत in our country have been given more powers to decide and spends fund granted to them by the government for welfare of villages. This is the decentralization at national level. तो यहाँ एक नेशनल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि जो पंचायत हैं, आप पंचायत समझते हो, ग्राम पंचायत वगैरह, उनको और ज़्यादा पावर देनी चाहिए। यानी यहाँ पर और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपनी पावर्स डिसाइड कर सकें, जो फंड्स वगैरह हैं उनको अपनी तरीके से यूटिलाइज कर सकें, ताकि विलेजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले।
ताकि विलेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। चलो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बुक में था एज इट इज मैंने आपके लिए दे रखा है। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट देख लेते हैं। तो पॉजिटिव बेनिफिट आपको मिलेगा दोनों का, सेंट्रलाइजेशन का भी डिसेंट्रलाइजेशन का भी, और फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी क्योंकि आपने डिसेंट्रलाइजेशन भी कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेगेटिव इंपैक्ट देख लो जरा, अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करते हो तो डिसीजन लेने में काफ़ी देर लगेगी क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही पूरे डिसीजंस लेगा। अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो लोग पावर का यानी अथॉरिटी का मिसयूज करेंगे। चलो, तो हमारा ये हो गया 8वां प्रिंसिपल। हम लोग बात करते हैं अब 9वें प्रिंसिपल की, 9th प्रिंसिपल। तो 9th प्रिंसिपल हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो वो एक प्रॉपर चेन में पास होनी चाहिए, और जनरली जो चेन होती है वो होती है टॉप टू बॉटम, यानी जो भी इंफॉर्मेशन टॉप से आएगी तो टॉप से पहले मिडिल आएगी, मिडिल से लोअर आएगी और लोअर से फिर वर्कर्स तक पहुंचेगी। ये आपकी चेन फॉलो होनी ही चाहिए, इसे हम बोलते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब कि जो आपकी एक प्रॉपर चेन फॉलो होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। देखो जरा रीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक सामने डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, सपोज करो ई एक पर्सन है, ई को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ओ को। ई किसे इन्फॉर्मेशन देना चाहता है? पर्सन ओ को। तो अब ई कैसे पहुंचाएगा स्केलर चेन के थ्रू? ई बताएगा डी को, डी बताएगा सी को, सी बताएगा बी को, बी बताएगा ए को, ए से एल, एल से एम, एम से एन और एन से ओ। इस प्रकार से आपकी अगर इन्फॉर्मेशन पास होती है तो ये आपकी है स्केलर चेन। ठीक है, इससे क्या होगा? इन्फॉर्मेशन हर एक तक पहुंचेगी, प्रॉपर सीक्वेंस बना रहेगा और आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन अच्छा बना रहेगा। बट सपोज करो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में क्या होता है? सपोज करो फैक्ट्री के कोने में आग लग गई, अगर ये हम चेन फॉलो करें तो डिसीजन यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम हो जाएगा ई से। तो इमरजेंसी के केस में ये चेन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ई क्या करेगा? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा ओ को, जिसे हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है गैंग प्लैंक क्या होता है, क्या 2 नंबर में। तो अब आपको गैंग प्लैंक याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इमरजेंसी के केस में आपका इंफॉर्मेशन स्केलर चेन को फॉलो किए बिना आप जब इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पास कर देते हो तो उससे बोलते हो गैंग प्लैंक। चलो, तो आप लोग ये इतना सब कुछ मैंने लिख रखा है, आप लोग रीड करोगे, उम्मीद करूंगा जरूर रीड करोगे। देखो यहाँ पर गैंग प्लैंक के बारे में मैंने जिक्र किया है आपसे। ठीक, इसके बाद कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देख लो इसके। तो पॉजिटिव इंपैक्ट देखो जरा, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टमैटिक फ्लो होगी। दूसरा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, हर एक तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पहुंचेगी। फिर आपका नेगेटिव देख लो, देयर में भी कम्युनिकेशन गैप, अगर ये आप फॉलो नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन ही ना पहुंचे अगर आप स्केलर चेन फॉलो ना करो तो। और दूसरा, नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, और आप क्लियर भी नहीं हो पाओगे कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन कहाँ है, कहाँ गलती हुई, कहाँ किसकी ज़रूरत थी, वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके बाद 10th और इस वीडियो के लास्ट प्रिंसिपल की हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एकदम सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर कमांड से नहीं है, ऑर्डर का मतलब है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। कंफ्यूज नहीं होना, एक था प्रिंसिपल ऑफ कमांड और यहाँ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ कमांड में क्या था? वन बॉस वन एम्प्लॉय को ही ऑर्डर देगा, यानी एक एम्प्लॉय को एक बार में एक ही बॉस ऑर्डर देगा। यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, हर चीज़ के रखने का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप मॉल वगैरह जाते हो, कैंटीन्स वगैरह जाते हो, वहाँ पर क्या होता है? कैंटीन की हम लोग बात कर लेते हैं। सोप वगैरह सारे एक जगह रखे थे, शैम्पू वगैरह सारे एक जगह रहते हैं, ऑयल वगैरह एक जगह रहते हैं, डिटर्जेंट सारे एक जगह रहते हैं, उसके बाद बाकी वॉशिंग पाउडर सब एक जगह रहते हैं। ये सब चीज़ आपकी सिस्टमेटिक तरीके से लगा होता है, आपने अगर देखा हो तो। और नहीं देखा, यहाँ आपको सामने एग्जाम्पल दिख रहा है। ठीक, देखो मैं एग्जाम्पल आपके सामने एकदम क्लियर कर दूँ तो ये सामने आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? अगर आपको शॉप की ज़रूरत है तो आप सीधा वहाँ जाते हो, वहाँ से उठा के ले आते हो, आपको ज़्यादा ढूंढा ढांडी नहीं करना पड़ती। बट अगर सपोज करो कि हम लोग एक कंपनी के सोप यहाँ पर रख दें, दूसरी कंपनी के सोप थोड़ी दूर आगे रख दें, फिर तीसरी कंपनी के थोड़े और आगे, मतलब हम लोग इधर उधर सामान रख दें, कुछ शैम्पू यहाँ, कुछ शैम्पू कहीं और है। ये बताओ क्या प्रॉपर तरीके से आप सामान परचेस कर पाओगे? कर तो लोगे मे बी, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, बाकी सभी चीज़ें, वर्कर वगैरह सबका प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखना है।
अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होता है तो काम सिस्टमेटिक तरीके से होगा, डिले नहीं होगा। तो देखो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, यहां पर ध्यान रखना ऑर्डर का मतलब आपका कमांड नहीं है। इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबके लिए एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। फ्यूल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिक्स्ड प्लेस और सीट और केबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्हें प्रॉपर कहा मशीन्स के लिए भी, रॉ मटेरियल के लिए भी, टूल्स के लिए भी, और साथ में आपके एम्प्लॉयज कहाँ बैठेंगे, उनकी केबिन कहाँ होगी, कहाँ वो काम करेंगे, कहाँ वो लंच करेंगे, उसके लिए भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए आपका। ठीक, इसके बाद बाकी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल में भी ये कहा कि टूल बॉक्स वगैरह आपका रूम अलग होना चाहिए। ठीक है, जब उनको जरूरत पड़ती है तो सुपरवाइजर वगैरह ठीक तरीके से जल्दी ले सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव में पहला है नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो मैन और मटेरियल को सर्च करने में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक तरीके से काम चलता रहेगा। फिर आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो एक तो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, और आप सही पर्सन से सही समय पर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये इस वीडियो में 6 प्रिंसिपल, जो आपका 11वां प्रिंसिपल है, और 12वां, 13वां, 14, यानी 4 प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को चारों प्रिंसिपल समझ में आए हैं तो मैं आपसे उम्मीद सिर्फ इतना ही करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों। लाइक कमेंट आप लोग जरूर करके बताया करो, और जितना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा हम उतनी जल्दी आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।